गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। आज हम लोग नाभिकीय ऊर्जा आज हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन के बारे में जानते हैं। बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन के बारे में पीछे हम लेक्चर किए थे। बंधन ऊर्जा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी। इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ क्या परिवर्तन होता है। और आपको भी बताया गया था जिस भी तत्व की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितना ही अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्टेबल या कह सकते हैं अस्थायी होगा। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक तरफ आपका लिखा गया प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वही मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दूसरी तरफ लिखा गया नीचे की साइड में द्रव्यमान संख्या। आपको इस ग्राफ में देखना है कि हम लोग देखेंगे किस तत्व की प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा ज़्यादा है और किसकी कम है, कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या 0 से स्टार्ट है, 0, 20, 40, 60, 80 इस प्रकार से 240। इधर तरफ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इस प्रकार से दिखाई गई। इसमें देखा गया जो आपका 1H2 ड्यूटेरियम या कहते हैं हाइड्रोजन, इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1 से कुछ ज़्यादा होती है और 2 से कुछ कम होती है। फिर उसके बाद देखते हैं हीलियम की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7 के आसपास होती है। लिथियम की 7 से हीलियम से कम होती है। कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की लास्ट में आपका रहेगा Fe। इस ग्राफ से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में लिखा गया Fe, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी 56 है। इसका मतलब क्या हुआ इस ग्राफ से देखने पर, जो आपका तत्व Fe है इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि Fe जो तत्व है इसका जो नाभिक है उसमें सबसे अधिक अस्थायित्व है, सबसे अधिक स्टेबल है। उसके नाभिकों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ अगर आपसे पूछा जाए हीलियम और लिथियम में कौन अधिक स्टेबल है, देखेंगे हीलियम और लिथियम में कौन अधिक स्टेबल है। तो हम लोग देख रहे हैं हीलियम की द्रव्यमान संख्या लिथियम से कम है, लेकिन हीलियम की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7 है और इसकी लिथियम की 5 से अधिक और 6 से कम है। द्रव्यमान संख्या लिथियम की ज़्यादा है हीलियम की अपेक्षा, लेकिन प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हीलियम का ज़्यादा है, लिथियम का कम है। इसका मतलब होगा स्टेबल कौन होगा, हीलियम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूछा गया लिथियम और नाइट्रोजन या पूछा जाए कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या अधिक है, फिर भी कार्बन नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक स्टेबल, अधिक स्थायित्व वाला नाभिक है। किसका, कार्बन का। तो रीजन यही होगा कि कार्बन की प्रतिन्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है, कार्बन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाइट्रोजन से अधिक है, इसीलिए कार्बन अधिक स्टेबल है। दूसरी चीज सबसे अधिक स्टेबल कौन है आपका, Fe। ठीक, वैसे अगर हम लोग देखें यूरेनियम 238 जो है द्रव्यमान संख्या इसकी लगभग 240 के आसपास है, जबकि Fe की कितनी है 56 है। वहाँ से पूछा जाए कि यूरेनियम के नाभिक का स्थायित्व अधिक है या फिर Fe का, तो हम लोग किसका बताएंगे Fe का, लेकिन द्रव्यमान संख्या किसकी ज़्यादा है, यूरेनियम की। क्यों, क्योंकि Fe की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है और यूरेनियम की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा Fe की अपेक्षा कम है। इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ लिखी जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तो इसकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर लिखा गया किसका अधिक स्टेबल। तो आप ठीक है देखकर बता सकते हो। वहाँ आपको देखना है ऑक्सीजन और F, O और F में स्टेबल कौन है, O अधिक स्टेबल है या कम स्टेबल है। उसी प्रकार हीलियम और लिथियम में हीलियम अधिक स्टेबल है, लिथियम कम स्टेबल है, अस्थायित्व अधिक है। दूसरी चीज इस ग्राफ में लगभग 50 से लेकर लगभग 50 जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से लेकर के द्रव्यमान संख्या 80 तक, लगभग द्रव्यमान संख्या 50 से लेकर द्रव्यमान 80 तक जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो और की अपेक्षा अधिक स्टेबल होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्राफ आपका इस प्रकार से आता है। इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट से लेकर के लगभग यहाँ तक एक कुछ क्षैतिज होता है। यहाँ पर जो तत्व होंगे उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी, जिसके कारण उनके नाभिक का स्थायित्व अधिक होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखें, कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा हो वह अधिक स्टेबल हो या स्थायित्व, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी वह अधिक स्टेबल होगा, जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगी वह कम स्टेबल होगा। यहाँ पर सबसे अधिक किसका होता है? फेरिक का, और फेरिक का लगभग होता है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद कुछ और भी है जिसके बारे में हम लोग गणना कर सकते हैं। जैसे आपका ड्यूट्रॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया। ड्यूट्रॉन के बारे में हम कैलकुलेशन करके देखें, क्या ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जो नेक्स्ट आपका है, इसमें हमको क्या बताना था? द्रव्यमान संख्या। अर्थात द्रव्यमान संख्या अगर परिवर्तित होती है तो उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी परिवर्तित होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या के बढ़ने के साथ साथ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान एक प्रकार से कैसे या एक समान रूप से बढ़ता नहीं, किसी का बढ़ता किसी का घटता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसी से संबंधित है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक आपका तत्व है ड्यूट्रॉन, एक आपका तत्व है ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन की हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ध्यान देंगे, ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा? लिखा हुआ मिलेगा ड्यूट्रॉन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान 3.344 into 10 की पावर -27 किलोग्राम। ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है कि ये है आपका ड्यूट्रॉन, जिसकी प्रतिन्यूक्लियन या ड्यूट्रॉन के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है 3.344 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। और कहा जाएगा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.673 into 10 की पावर -27 kg, 1.673। और एक आपके न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया गया है 1.675 into 10 की पावर -27 किलोग्राम, ऐसे आपको मिलेगा। कहा जाएगा एक ड्यूट्रॉन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 3.44 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। इसके प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। ध्यान देंगे, कहा जाएगा इसके प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे?
हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे द्रव्यमान छत की। तो ये आपके, अब देखो ड्यूट्रॉन होता है 1H2, ध्यान देंगे ड्यूट्रॉन आपका होता है 1H2। 1H2 में आपको देखना है कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम इन दोनों टोटल द्रव्यमानों को जोड़ें, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बराबर, इसको ऐड करेंगे 5, 3, 8, 4, 3 इंटू 10 की पावर -27। ध्यान देंगे ए न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान हो गया, इसका द्रव्यमान न्यूक्लियॉनों का, न्यूक्लियॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया और न्यूक्लियॉनों का क्या होगा, वास्तविक द्रव्यमान हो गया। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए, ड्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो हम लोग क्या करेंगे 3.348 इंटू 10 की पावर -27 माइनस 3.344 इंटू 10 की पावर -27 कीजिए, ठीक। इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -27, देखो 8 -4 4 4 4 0 3 3 0 3 3 0.004 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक इसकी वैल्यू है डेल्टा एम। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, डेल्टा एम की वैल्यू हम निकालने के कहें कैसे, ये जो वैल्यू लिखी गई है न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षेत्र, उसको लिखा था डेल्टा एम से। डेल्टा एम इक्वल टू 10 की पावर -27 0.04 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब ये हमको क्या चीज निकालना है, बंधन ऊर्जा। क्या हम लोग फाइंड करेंगे, पहले बंधन ऊर्जा। लिखेंगे बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, इसको लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू हो गई 0.004 इंटू 10 की पावर -27 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक। डेल्टा एम की वैल्यू हमने पुट कर दिया और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे इसकी वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3.8, ये हो गया 10 की पावर -30 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 का 9 और 8 दूनी 16, 9 चौक 36 गुणे 10 की बात 16, 30 लिखा गया और 30 और 16 माइनस कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से हमको जो वैल्यू मिली, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर -13, ये आपका क्या होगा, जूल। यहाँ पर हमको क्या आएगा, बंधन ऊर्जा। लेकिन बंधन ऊर्जा को हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग अगर इसकी वैल्यू जूल को कन्वर्ट करते हैं तो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 2.25 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर आपका 19 है, यहाँ पर आपका 30 है, इंटू 3 6 मिलियन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देंगे ये हमको मिली क्या, बंधन ऊर्जा। अभी हमको क्या चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हमको क्या चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, बंधन ऊर्जा में, ध्यान देंगे बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग करके। इसमें कितने न्यूक्लियन थे, एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, टोटल कितने हो गए, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका इसमें इसका डिवाइडेशन 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले जो ग्राफ बनाया गया था उसमें हाइड्रोजन न्यूट्रॉन का जो बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आती है उसकी वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा होती है, अर्थात तो वैल्यू हमने लिखा 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से हम लोग किसके बारे में देखा, ड्यूट्रॉन के बारे में। ड्यूट्रॉन के बारे में हमने देखा इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से एक और हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ध्यान देंगे अल्फा कण, एक और देखेंगे अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक और देख लेंगे जिससे हम लोग न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हमने आपको बताया कि हम लोग अल्फा कण को और किस नाम से जानते हैं, ये होता है आपका 2He4। ये आपका क्या है, अल्फा कण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान, यानी अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान ये दिया गया है 4.00150 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और दिया गया है एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, वो आपका है 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। इतनी चीजें आपको दी गई क्वेश्चन में। दिया गया है, दिया गया अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान 4.00150 एटॉमिक मास यूनिट है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.0728 एटॉमिक मास यूनिट है। और न्यूट्रॉन का जो मास दिया गया 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट है। आपको गणना क्या है, इसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करनी है। अब फिर देखो वहाँ पर बात आती है, यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है, पहले हम लोग किसकी गणना करेंगे। ध्यान देंगे किसकी गणना हम लोग करना है, हमको सबसे पहले गणना करनी है द्रव्यमान क्षेत्र था डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी न्यूक्लियन है न्यूक्लियनों का टोटल द्रव्यमान पहले हमको ज्ञात करना है। तो कितने इसमें न्यूक्लियन है देखेंगे, 2He4 में प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। न्यूट्रॉन आपका कितना होगा, ये होगा 4 - 2 इक्वल टू कितना होगा 2। इसका मतलब होगा 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। पहले देखो हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो आपका क्वेश्चन में दिया होगा।
हम लोग हल जब लिखेंगे इसका सलूशन, हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? दो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर क्या हो? दो कह रहा है, इसमें एक कर देंगे 2 इंटू 1.00728 इक्वल टू, इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 02.01456 एटॉमिक मास यूनिट। फिर लिखेंगे दो न्यूट्रॉन का, इसी प्रकार दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 2 इंटू 1.00867 इक्वल टू 4 3 17 2.0 2.01734। ये तो हो गया आपका दो प्रोटॉन। हम लोग क्या करेंगे? कुल द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा? किसका? न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका आएगा टोटल जोड़ने पर, वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4.03190 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये टोटल द्रव्यमान। अब इसके बाद हम लोग क्या चीज फाइंड करेंगे? इसके बाद हम लोग द्रव्यमान क्षेत्र की गणना करेंगे। द्रव्यमान क्षेत्र अर्थात डेल्टा एम लिखेंगे। डेल्टा एम इक्वल टू हम क्या करेंगे? इस द्रव्यमान में से इस द्रव्यमान को माइनस करेंगे। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान 4.03190 माइनस 4.00150 माइनस करोगे वैल्यू क्या होगी? 0.9541130 एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू किसकी होगी? द्रव्यमान क्षेत्र का डेल्टा एम। अब देखो यहाँ पर जब आपकी वैल्यू द्रव्यमान की वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में दी गई हो, तब आपको सी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू जब आपकी दी गई हो किसमें? एटॉमिक मास यूनिट में, तब आपको सी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एटॉमिक मास यूनिट में अगर वैल्यू दी गई है तो आपको करना क्या है? यहाँ पर एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दिए डायरेक्ट आपको, तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होगा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसका मतलब होगा डेल्टा ई इक्वल टू होगा यहाँ पर 0.03040 इंटू 931। लेकिन एक कंडीशन किसमें होगी? जिसमें वैल्यू जो आपको दी गई हो किसमें होगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी वैल्यू आती है 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई आपकी ऊर्जा। कौन सी? बंधन ऊर्जा। हम लोग को क्या चाहिए? बंधन ऊर्जा। इसके बाद हमको और क्या चाहिए? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या हमको चाहिए? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या होगा? आपको बताया
बंधन ऊर्जा किससे हम लोग डिवाइड करेंगे? न्यूक्लियनों की संख्या से। इसमें कितने न्यूक्लियन होंगे? अल्फा का डिनोमिनेटर क्या है? 2He4। यही आपके न्यूक्लियनों की संख्या होगी 4। इसमें किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से इसमें डिवाइड तो 4 सकते 28, फिर 0 4 सकते 28। ठीक है, एक इसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने देखा इसका हीलियम की जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है 7.075 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार के और ये क्वेश्चन जो होंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वास्तविक द्रव्यमान दिया रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, उसकी सहायता से आपको प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करनी होती है। ये आपका टॉपिक, इससे संबंधित और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।